हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। और माइटोसिस देख लिया होगा ना, टाइटल देख के मालूम तो पढ़ ही चुका होगा कि आज के लेक्चर में मियोसिस पढ़ने वाले हैं। तो माइटोसिस अगर नहीं देखा है तो पहले माइटोसिस देख लो, ठीक है। स्वागत है आपका एटम टू लाइफ में। आज बच्चों आपको टाइटल से मालूम पड़ ही गए, ये अगर मैं कहूँ तो हमारे पूरे 10th के बोर्ड्स के, पूरे 10th एसएससी के बोर्ड्स के बायोलॉजी का वन ऑफ द हार्डेस्ट टॉपिक है। ये ऐसा टॉपिक है बच्चों जिसके बारे में आपके टेक्स्ट बुक ने कभी जिक्र ही नहीं किया है, खाली हमको नाम बता दिया है कि कुछ कुछ होता है, लेप्टोटीन, जाइकोटीन, पैकेटीन, डिप्रोटीन, डाइकाइनेसिस। प्रोफेस वन में कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, बस हमको इतना ही बता दिया गया। लेकिन वो गड़बड़ क्या है? वो गड़बड़ है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आज अपन डिस्कस करेंगे। अक्सर ही बच्चे जब ये पढ़ते हैं, माइटोसिस हो या मियोसिस हो, तो बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि प्रोफेस में क्या हो रहा था, मेटाफेस में क्या हो रहा था, एनाफेस में क्या हो रहा था, टीलोफेस में क्या हो रहा था। तो बच्चों माइटोसिस के बारे में तो हमने हर एक डिटेल में बात कर चुका है पहले वाले वीडियो में, ठीक है। तो उसको जरूर देखना, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ जरूर देखना, क्योंकि ये लेक्चर अगर आप इस पे आए हो तो पहले आप वो देख के ही आओ, क्योंकि ये लेक्चर पूरा कंटिन्यू लेक्चर है, ठीक है। तो अगर आप सीधा इस पे बैठोगे कि नहीं मुझे सब आता है करके, तो आपको घंटा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले वो लेक्चर देख लो, फिर यहाँ पे आना। इसके अलावा आज का लेक्चर वन ऑफ द हार्डेस्ट लेक्चर है ऑफ बायोलॉजी 10th एसएससी के लिए, ठीक है, जहाँ पे बच्चे अक्सर ही कंफ्यूज रहते हैं। डाइजेस्ट में जब वो आंसर पढ़ते हैं इसका, तो डाइजेस्ट में बड़ा सा आंसर दिया रहता है एक पेज का, जहाँ पर साइनेटोनेमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, साइनेप्सिस क्या होता है, ये लेप्टोटीन, जाइकोटीन, पैकेटीन, डिप्रोटीन, डाइकाइनेसिस क्या है, ऐसे कई सारे भयंकर भयंकर वर्ड्स आते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज अपन यही सारे भयंकर भयंकर तोड़ वर्ड को अपन आज तोड़ डालेंगे, ठीक है। तो बच्चों शुरू करते हैं मियोसिस से कि ये क्या है मियोसिस करके। तो बच्चों हमने उस दिन बेसिक्स एकदम देखा था कि माइटोसिस क्या होता है करके। तो बच्चों अगर मैं सेल डिवीजन की बात करूँ तो सेल डिवीजन हमारे जिंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जहाँ पर हमारा जो बॉडी होता है जब वो ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट करता है, इसके अलावा जब हमको ट्रॉमा हो जाता है, दैट इज इंजरी, तो उसको हील करने के लिए हमारे बॉडी में सेल डिवाइड होते हैं। अगर कट आ चुका है तो आगे सेल मर चुके हैं, तो फिर से लाना पड़ेगा ना। तो उसको लाने के लिए कई सारे आजू बाजू के सेल डिवाइड होंगे, तो जो नया सेल डिवाइड होता है और नया सेल बनता है, अपन उस प्रोसेस को बोलते हैं सेल डिवीजन। अब ये कहाँ पे होता है, कैसे होता है, उसके हिसाब से आपने सेल डिवीजन को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। अगर ये सोमेटिक सेल में हो रहा है, सोमेटिक सेल मतलब हमारे बॉडी के सेल में हो रहा है, तो फिर अपन उसको बोलते हैं माइटोसिस। और अगर ये सोमेटिक सेल में नहीं हो रहा, अगर ये हो रहा है हमारे जर्म सेल में, या तो रिप्रोडक्टिव सेल, या तो गैमेट सेल, बेसिकली स्पर्म एंड ओवम, तो वहां पर होता है मियोसिस। क्या होता है बच्चों? मियोसिस। अब खास बात यह है कि जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस में अगर एक सेल के पास, पेरेंट सेल के पास 46 क्रोमोसोम है, तो जब ये डिवाइड होकर तुमको 2 बच्चा देगा, 2 डॉटर सेल, तो वहां पे अपने को मिलते हैं 46 क्रोमोसोम ही। तो 46 का 46 46। क्या क्रोमोसोम नंबर पे कुछ इफेक्ट पड़ा क्या? नहीं। तो माइटोसिस में कोई भी क्रोमोसोम नंबर पे इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। पर अगर मैं मियोसिस की बात करूं तो मियोसिस में फर्क पड़ता है। अगर पेरेंट है तो बच्चों में 23 23 23 23। आपने कुछ बात नोटिस किया? यहाँ पे 2 बच्चे नहीं हो रहे, यहाँ पे 4 सेल पैदा हो रहे हैं, तो अपन इसको बोलते हैं मियोसिस। और सब में क्रोमोसोम नंबर हाफ रहता है, 46 का 23 23 23 23। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस है माइटोसिस और मियोसिस का। डिफरेंस बिटवीन के ऊपर अपन कोई और लेक्चर देख लेंगे। फिलहाल अपने को सिर्फ और सिर्फ मियोसिस पढ़ना है। मियोसिस में भी मियोसिस 1 पढ़ना है, उसमें भी प्रोफेस 1 और उसके 5 स्टेप, ठीक है। तो बच्चों अभी देरी नहीं करते और टॉपिक को सीधा शुरू करते हैं। तो बच्चों अगर मैं मियोसिस की बात करूं तो मियोसिस इट ऑकर्स इन जर्म सेल। सर जर्म्स में ऑकर होता है क्या? जर्म्स नहीं, जर्म सेल। जर्म्स मतलब तो कीटाणु नहीं होते हैं। जर्म सेल का मतलब होता है हमारा रिप्रोडक्टिव सेल। इसको अपन गैमेट भी बोल सकते हैं, दैट इज नथिंग बट स्पर्म एंड ओवम। तो अगर मेरे बॉडी में या तो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अगर उसका गैमेट बनाना है, दैट इज स्पर्म और ओवम बनाना है, तो उसको करने के लिए जो डिवीजन लगेगा अपन उसको बोलते हैं मियोसिस। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बच्चों जो हमारा मियोसिस होता है, मियोसिस एक फेज नहीं है, जैसे माइटोसिस में सिर्फ माइटोसिस ही था, लेकिन मियोसिस खुद में ही 2 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला मियोसिस 1 एंड सेकंड वन इज मियोसिस 2। 2 है, याद रखो, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अब 2 पार्ट में इसको अपन ने डिवाइड किया है, मियोसिस 1 मियोसिस 2। अब बच्चों अपन जो लेक्चर देखने वाले वो मियोसिस 1 का होने वाला है, ठीक है। इसके बारे में बच्चों आपको मैं कुछ खास बात बता देता हूँ। अब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में होता क्या है, बच्चे अक्सर ही कंफ्यूज रहते हैं। तो याद रखो बच्चों कि इसमें होता यह है कि हमारे पास एक सेल है, समझो कि बच्चों मेरे पास एक सेल है और इसको डिवाइड करना है, इसका न्यूक्लियस हो जाएगा। अगर कोई भी नॉर्मल सेल है तो क्रोमोसोम कितना होगा? 46 क्रोमोसोम होगा। अगर बच्चों समझो कि ये जो सेल है इससे हमको स्पर्म वगैरह बनाना है, स्पर्म या तो ओवम वगैरह बनाना है, मतलब गैमेट सेल, तो मियोसिस होगा ना।
तो मियोसिस में सबसे पहले होता है मियोसिस 1, जहां पर मियोसिस 1 में ये एक सेल 2 सेल बन जाता है। मियोसिस 1 में ये एक सेल का 2 सेल, ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया। और खास बात ये होती है बच्चों कि जब मियोसिस 1 होता है तो 46 क्रोमोसोम है ना, तो 46 क्रोमोसोम का हाफ हो जाएगा, तो ये सेल में आएगा 23 क्रोमोसोम, ये सेल में भी आएगा 23 क्रोमोसोम। इसके बाद होता ये है कि जो 2 सेल होते हैं ये आगे चल के फिर से डिवाइड करते हैं, तो मैं लिखूंगा कि जो ये 2 सेल है ये आगे चल के और 2 बन गए, ये एक सेल, ये एक और सेल, तो ये एक सेल था, ये भी 2 बन जाएंगे, एक सेल, एक और सेल। और खास बात ये होती है कि यहाँ पे 46, और जब मियोसिस 1 हुआ, ये मियोसिस 1 है, मैं लिख देता हूं, ये क्या है बच्चों, मियोसिस 1। जब मियोसिस 1 हुआ तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, और जब ये बचे हुए सेल्स ने फिर से डिवाइड किया तो वहां पे होता ये है कि बचे हुए सेल्स में भी आते 23, 23, 23, 23। क्या मैं कहूँ यहाँ पे हाफ हो रहा था, तो मियोसिस 1 क्रोमोसोम नंबर को हाफ करता है। पर अगर मैं मियोसिस 2 को देखो यहां से लेके यहां तक जो नए बच्चे बन रहे हैं, अपन इसको बोलते हैं मियोसिस 2। क्या बोलते हैं बच्चों, मियोसिस 2। तो अगर मैं मियोसिस 2 की बात करूं तो क्या मैं कहूँ मियोसिस 2 में 23 क्रोमोसोम शुरुआत में थे, और बाद में जब इन्होंने बच्चा दिया तो उसमें भी कितना है, 23 क्रोमोसोम ही है। तो जो मियोसिस 1 था उसमें हाफ हो रहा था, लेकिन जो मियोसिस 2 है उसमें हाफ हो रहा नहीं है, उसमें क्रोमोसोम नंबर इक्वल है। तो मैं कहूंगा कि मियोसिस 2 इज सेम एज माइटोसिस। अब बच्चों अगर आपको याद होगा कि नहीं मुझे आई डोंट नो, लेकिन माइटोसिस में भी ऐसे ही था। अगर एक सेल में 46 क्रोमोसोम है तो उसको जो बच्चा आ रहे थे उसमें भी 46 ही था। यहाँ पे डिफरेंट ही है कि यहाँ पे एक सेल में 23 क्रोमोसोम है तो बच्चे में भी 23 ही है, सेम सेम है ना। तो मैं कहूंगा कि मियोसिस 2, मियोसिस 1 नहीं, मियोसिस 2 इज सेम एज माइटोसिस। क्या इतना बात क्लियर हो गया। तो ऐसे हमने सेल डिवीजन में मियोसिस को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, मियोसिस 1 जहां पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहा है, मियोसिस 2 जहां पे क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं हो रहा, सेम है माइटोसिस की तरह। अब आगे, अब बच्चों ओवरऑल मियोसिस में होता यह है कि पेरेंट से लेके डॉटर सेल तक क्रोमोसोम नंबर हाफ रहते हैं। चेक करो पेरेंट में कितने 46, 4 डॉटर सेल आए, अमर, अकबर और एंथोनी। तो इन चारों में क्या मैं कहूं क्रोमोसोम नंबर आधा हो गया, 23 हो गया। तो पेरेंट में 46, डॉटर में 23, क्या ये हाफ हो गया। तो मैं कहता हूं कि जो मियोसिस है उसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ, और क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहा है तो अपन इसको प्यार से रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। वैसे जो हमारा माइटोसिस होता है क्योंकि वहां पे क्रोमोसोम नंबर इक्वल होते हैं तो अपन उसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। कितना बार क्लियर हो गया। तो अपन इसको रिडक्शनल डिवीजन ही बोल सकते हैं। इसके अलावा 46 क्रोमोसोम का हाफ हो गया 23 क्रोमोसोम में, और हमने इसको रिडक्शनल डिवीजन बोला। क्या इतना पॉइंट सिंपल है। अब देखो बच्चों, जो माइटोसिस था, माइटोसिस में ना हमने पूरा माइटोसिस पढ़ा था कि कैसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, न्यूक्लियर डिवीजन, उसके बाद कैसे होता है हमारा साइटोकाइनेसिस। हमने वो पूरा पढ़ लिया तो हमारा माइटोसिस खत्म हो गया। पर अगर मैं आपके बोर्ड्स की बात करूं मियोसिस को लेके, तो आपके बोर्ड्स में वो लोग कभी भी आपको मियोसिस 1 पूरा एक्सप्लेन करने बोलेंगे नहीं, ना ही मियोसिस 2। मतलब आपको वो लोग कंप्लीट मियोसिस एक्सप्लेन करने नहीं बोलेंगे। आपको एक ही सवाल आएगा मियोसिस से, 2 सवाल आएगा। एक सवाल कि आप एक्सप्लेन करो मियोसिस 1 का प्रोफेस 1, जो आपने डाइजेस्ट वगैरह में या तो आपके एक्सरसाइज में आपने यहां वहां के एग्जाम में देखा ही होगा गारंटेड। और ये सबसे हार्ड सवाल है पूरे टेक्स्ट बुक का कि आप मियोसिस 1 के प्रोफेस 1 को एक्सप्लेन करो विद सूटेबल डायग्राम। जो हमारा सेकंड सवाल आता है वो ये होता है कि मियोसिस 2 इज सेम एज माइटोसिस। आपको ये एमसीक्यू बन सकता है। तो ये 2 ही चीज आपको पूछने वाले हैं। तो इसके अलावा मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज 1, उसके बाद आता है हमारा प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, फिर हमारा साइटोकाइनेसिस भी आता है। तो उतना सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो बस आपका डेटा भरेगा और वो आपको अभी इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और टॉपिक भी कॉम्प्लेक्स है। एक्चुअली वो 11th में होता है सेल डिवीजन नाम के चैप्टर में, ठीक है। तो फिलहाल 10th में अपन उतने से ही लेना देना रखेंगे जितना मेरा बोर्ड्स पूछने वाला है और जितना मेरा स्कूल पूछने वाला है। इसके अलावा आप पढ़ के ना ही आप स्मार्ट बन जाओगे ना मैं कुछ अच्छा टीचर बन जाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल सिर्फ इस पे फोकस करते हैं। तो बच्चों है तो ये सेल डिवीजन मियोसिस, और ये 2 है तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो यहाँ पर भी सेम ही होता है, पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, जब हमारा न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका रहेगा फिर क्या होगा साइटोकाइनेसिस। तो सारे प्रोसेस सेम ही है, ठीक है। तो उतना मैं लिखूंगा नहीं, खाली आपको मैंने ये बता दिया हूं कि मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 में प्रोफेस 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। ऐसा चलता है। अब पता होता क्या है सेल के साथ, जब सेल डिवाइड करने आता है स्पर्म या तो ओवम बनाने के लिए, तो उस टाइम पे सबसे पहले ये करता है प्रोफेस 1,
दैट इज मियोसिस वन का प्रोफेस वन। इसके बाद सीधा मियोसिस मेटाफेज टू नहीं होता, मेटाफेज वन नहीं होता, प्रोफेस वन के अंदर खुद में ही 5 स्टेप है। लेप्टोटीन, पहले बोलना सीख जाओ, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, आप इसको पैकेटीन बोल सकते हो, आप इसको पैचिटीन बोल सकते हो, आपको जैसा प्रोनाउंस करना है वैसा। अगला वन इज डिप्लोटीन, फिर डाइकाइनेसिस। तो ऐसे हमारे पास 5 स्टेप होते हैं। कहते पॉइंट क्लियर हो क्या? जब हमारा सेल का जो न्यूक्लियस है, जब ये सब चीज कर चुका होता है, फिर वो आता है मेटाफेज में। याद करो मेटाफेज, इक्वेटोरियल प्लेन, स्पिंडल फाइबर। फिर आता है एनाफेज में, जहां पे वो पुल करेगा, अलग हो जाएगा। फिर आएगा टीलोफेज में, जहां पे नया न्यूक्लियस बन जाएगा। अरे हाँ ना, माइटोसिस में अपन ने सब कुछ पढ़ा है। फिर वो आता है हमारा माइटोसिस 2 में, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। जब ऐसे करके हमारे सेल के 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं, फिर वो डिवाइड हो जाता है और हमको एक सेल से 4 सेल मिलता है। कैसे क्लियर हो क्या? अगर आपको आगे का समझ में नहीं है तो भूल जाओ, इतना याद रखो कि मियोसिस 1 हमको प्रोफेस 1 का 5 स्टेप पढ़ना है। वो 5 स्टेप कौन से? मेरे साथ रिवाइज करो। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। परत परत परत, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। सर मेरा एक डाउट है, अगर मैंने लेप्टोटीन, फिर पैकीटीन, फिर डाइकाइनेसिस, फिर डिप्लोटीन और फिर जाइगोटीन, अगर मैंने इसको उल्टा करके पढ़ा तो सर मजा आएगा क्या? नहीं, बिल्कुल मजा नहीं आएगा। आपको इसको एक सीक्वेंस में ही याद करना है, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो अगर आप इसको गड़बड़ कर दोगे तो आपकी बॉडी में जो स्पर्म या तो ओवम बनेगा, गड़बड़ वाला बनेगा। क्या आप चाहते हुए ये? नहीं ना? तो लाइन से याद करो, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। क्या ये 5 स्टेप मुझे याद हो जाएंगे? अब बच्चों मुझे ना मियोसिस 1 का, प्रोफेस 1 का ये 5 स्टेप अपन को पढ़ना है। आप देख रहे होंगे आपका बोर्ड एकदम सजा धजा पड़ा हुआ है, तरह तरह के डायग्राम है, देख के थोड़ा डर लगता होगा। बहुत सिंपल टॉपिक है, मैं बोल रहा हूं आपको, तो टॉपिक को तोड़ डालेंगे अपन, समझा? अब आगे देखो। अब बच्चों आपको पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, ठीक है? अभी ये है प्रोफेस। अगर आप माइटोसिस याद करोगे तो वहां पर प्रोफेस में क्या क्या हो रहा था? तो वहां पे सबसे पहले हो रहा था कि हमारा जो क्रोमेटिन फाइबर था वो कंडेंस हो रहा था। सेकेंड चीज, हमारा सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट हो चुका था और वो एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ ऑपोजिट पोल में जा रहा था। थर्ड पॉइंट, जो हमारा प्रोफेस था वहां पर हमारा न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके अलावा न्यूक्लियोलस, वो डिसअपियर हो रहे थे। यहां पर भी सब कुछ सेम ही होगा। ये जो पूरा प्रोफेस है, यहां से लेके यहां तक, ये पूरा का पूरा एक प्रोफेस का ही पार्ट है। तो देखो बच्चों, मैं यहां पर ना आपको स्पेशली वो सारे पॉइंट जो प्रोफेस में होते हैं वो मैं आपको यहां पर नहीं लिखाया हूं, वो साइड बाय साइड अपने मन में रखने का कि हाँ ये प्रोफेस है ना, तो शुरुआत से लेके एंड तक में हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल्स, क्रोमोसोम वगैरह का सब कुछ हो चुका होगा। स्टार्टिंग से लेके एंड तक में हो रहा है वो प्रोसेस धीरे धीरे साइड बाय साइड। तो मैं उस पर नहीं आ रहा हूं क्योंकि अपने वो पढ़ा हुआ है, तो अपने माइंड में बैकग्राउंड में रखो कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। इसके अलावा मुझे जहां फोकस करना है, जहां पर मेरा मेन आंसर है, आपको बोर्ड में मैंने वो प्रेजेंट किया। कितने मिनट से हो रहा है? परत परत में क्या बोल रहा हूं फिर से सुनो। यहां से लेके यहां तक पूरा प्रोफेस है। अब प्रोफेस में हमको पता है कि बहुत सारी चीज होती है, तो वो सारी ही चीज यहां पर स्टार्टिंग से लेके एंड तक में हो रहा है बैकग्राउंड में। पर क्योंकि मुझे वो इस पर फोकस करना नहीं है, मैंने वो पढ़ चुका हूं, तो सेम पॉइंट को मैं बार बार लिखने वाला नहीं हूं। उसको आप अपने मन में रखो कि हाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो रहा है धीरे धीरे, शायद इस प्रोसेस में गायब होना शुरू हुआ होगा। यहां पर शायद धीरे धीरे न्यूक्लियोलस गायब होता होगा। आपको एग्जाम में उसके बारे में पूछेंगे नहीं, पर आप अपने मन में रखो। इसके अलावा जो अपन बोर्ड पे देख रहे वो हमारा क्रोमोसोम वाला पार्ट है पूरा, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम में कुछ डिफरेंस आ जाता है, कुछ घोची हो जाता है। तो क्या घोची है तो उसको अपन चेक करते हैं, ठीक है? तो बच्चों सिंपल, अपन शुरू करें मियोसिस 1 का, प्रोफेस 1 का 5 स्टेप। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। सिंपल। अब देखो, हाँ ध्यान से सुनना बच्चों। अगर मैं प्रोफेस 1 की बात करूं तो जो प्रोफेस 1 होता है बहुत ऑब्वियस सा चीज है। प्रोफेस 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। मुझे बताओ इसमें सब टाइप किसके हैं? क्या मेरे को प्रोफेस 1 के? तो सिंपल सी बात है ना, ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज होगा। तो हमारा टेक्स्ट बुक ने हमको यही बताया कि जो हमारा प्रोफेस 1 होता है, प्रोफेस 1 इज द लॉन्गेस्ट फेज, सबसे बड़ा फेज है, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। क्या इतना बात क्लियर हो क्या? अब सुनो, यहां पर शुरू करने से पहले आपको मैं कुछ पॉइंट आपको और बताता हूं। बच्चों जो हमारा माइटोसिस होता है, माइटोसिस में ना कभी भी बदलाव नहीं आता। जैसा मेरा एक सेल था, माइटोसिस, जैसा मेरा एक सेल था, जब बच्चे पैदा होते हैं तो सेम टू सेम बच्चे पैदा होते हैं, कोई चेंजेस नहीं है, उसमें वेरिएशन होने वाला नहीं है, क्योंकि क्रोमोसोम में कुछ हो नहीं रहा था। लेकिन जो मियोसिस होता है, मियोसिस में ना हमारा डीएनए एक्सचेंज होता है, और जब डीएनए एक्सचेंज होगा क्या वेरिएशन आएगा?
तो इनमें वेरिएशन आता है, याद रखना, मियोसिस में वेरिएशन आता है और मेटाफेज में, सॉरी माइटोसिस में नहीं आता। मियोसिस में वेरिएशन आता है, माइटोसिस में वेरिएशन नहीं आता। कहते पॉइंट क्लियर हो गया। इसके अलावा आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट आपके सामने रख देता हूं, वो ये है बच्चों कि अगर मेरे पास ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम, अब बच्चों आप सबको मैंने लास्ट से बताया था कि जो हमारा क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम में जो ये वाला पार्ट है, ये आधा पार्ट पूरा, इस आधे पार्ट को अपन बोलते हैं क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड। तो बच्चों मुझे बताओ, जो मेरा ये वाला पार्ट होगा बचा हुआ, जो शेडेड नहीं है, वो भी क्या होगा? क्रोमेटिड होगा। और क्योंकि ये वाला क्रोमेटिड, ये वाला क्रोमेटिड आपस में जुड़े हुए हैं भाई बहन की तरह, तो अपन इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं बच्चों? सिस्टर क्रोमेटिड। सिंपल पॉइंट। अब ध्यान से देखो, ये मेरा एक क्रोमोसोम है, मैंने यहां पर ना बच्चों एक और क्रोमोसोम बना दिया। चलो बना दिया, दिख रहे बच्चों? तो ये मेरा एक क्रोमोसोम, जहां पर ये एक क्रोमेटिड है, ये एक क्रोमेटिड है, इन दोनों को मैं मिला के बोलूंगा सिस्टर क्रोमेटिड। सिंपल। सिमिलरली मुझे बताओ, क्या मैं कहूं ये जो है मेरा एक पार्ट, ये भी एक क्रोमेटिड है, जो ये वाला पार्ट है ये भी क्या है बच्चों? क्रोमेटिड। और क्योंकि आपस में जुड़े हुए हैं तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? सिस्टर क्रोमेटिड। अरे हाँ या ना? तो ये भी आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है, ये भी आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है। लेकिन 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 अगर मुझे बताओ कल को, अगर ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और अगर ये वाला पार्ट, ये दोनों क्रोमेटिड है ना, लेकिन अगर ये दो अलग अलग क्रोमोसोम का क्रोमेटिड अगर जुड़ गए, क्या मैं कहूँ ये भाई बहन नहीं है? तो अगर ये दोनों आपस में जुड़े, ये दोनों आपस में अगर जुड़े, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जुड़े। क्या जुड़े बच्चों? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अक्सर तुम यहां पर फंसते हो, मैं भी हमारे टाइम पे फंसता था यहीं पर, ये नॉन सिस्टर क्या है, सिस्टर क्या है, समझ में ही नहीं आता है, हर बार भूल जाते हैं। आज बताया ना, कल भूल जाओगे। तो एक जगह पे उसको लिख दो, सोचो मन के अंदर, और 5 मिनट के अंदर उसको बाहर कर लो, फिर आप कभी कंफ्यूज ना नया रहेगा, बास ना बजेगी बांसुरी। ठीक है, चलो तो अपन तैयार हो चुके हैं पढ़ने के लिए हमारा लेप्टोडेंसी की स्टार्टिंग। तो एक बार रिवाइज करते हैं। मियोसिस 1 का 4 स्टेप, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। मुझे क्या पढ़ना है? प्रोफेज 1। इसके 5 स्टेप, लेप्टोटीन, जाइकोटीन, पैकेटीन, डिप्रोटीन, डाइकाइनेसिस। ठीक है, अब सबसे पहले प्रोफेज 1 इज द लॉन्गेस्ट फेज। अब यहां पर जो सबसे हमारा पहला स्टेज है वो है हमारा लेप्टोटीन। अब देखो बच्चों, लेप्टोटीन में होता ही है कि मेरे पास एक सेल था ना, अब सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके अंदर क्रोमेटिन फाइबर, डीएनए। अब बच्चों मुझे पता है जब सेल डिवाइड नहीं करता तो डीएनए पड़ा हुआ होता है, लेकिन जब सेल डिवाइड करने जाता है तो क्रोमोसोम बन जाता है। तो लेप्टोटीन में ये है कि जो भी हमारे अंदर का डीएनए पड़ा हुआ है वो डीएनए आपस में कंपैक्ट हो जाता है। कंपैक्ट होना मतलब कंडेंस होना, आपस में लपेट जाना। तो जो हमारा डीएनए होगा ये आपस में लपेट जाएगा, और ऐसे लपेट लपेट के बहुत सारे क्रोमोसोम बनेंगे। तो लगभग हमारे पास 46 क्रोमोसोम बनते हैं। सिंपल पॉइंट है, लेप्टोटीन का हो गया स्वाहा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, लेप्टोटीन इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। हमारे प्रोफेज 1 का सबसे पहला स्टेज है। ये पॉइंट सिंपल है, चिपका डालने का, आंसर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। सेकेंड, यहाँ पे जो भी डीएनए है, क्या मेरे को ये जो डीएनए है, क्योंकि यहाँ पे सेल डिवीजन होने जा रहा है, अभी शुरू हो रहा है, तो डीएनए कंपैक्ट होगा, कंडेंस होगा। तो यहाँ पर हमारा डीएनए कंपैक्शन स्टार्ट हो जाता है। कंपैक्शन मतलब कंडेंसेशन, मतलब लपेटना। अब बच्चों जब यहाँ पे डीएनए लपेटता है तो क्या मेरे को यहाँ पे हल्का फुल्का पतला पतला क्रोमोसोम की तरह स्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ होगा? क्या अभी तक एकदम अच्छे से बना है? क्या नहीं, अभी हल्का फुल्का वो बन ही रहा है। मुझे हल्का फुल्का क्रोमोसोम नजर आ रहा है, पर वो एकदम अच्छा वाला क्रोमोसोम नहीं है, अब वो बहुत हल्का हल्का क्रोमोसोम है। तो मैं इसको बोलूंगा कि यहाँ पे थिन, पतला सा, लंबा लंबा थ्रेड वाला क्रोमोसोम मुझे अपीयर हो रहा है। खत्म लेप्टोटीन। चलो याद करो, प्रोफेज ना पहला स्टेप है, मतलब यहाँ पे अब तक सेल डिवाइड कर रहा नहीं था, अब सेल डिवाइड करने आ रहा है। तो अगर क्योंकि यहाँ पे वो आ रहा है तो जो यहाँ पे डीएनए है क्या वो कंडेंस होना शुरू हो जाएगा? तो सबसे पहला पॉइंट, लेप्टोटीन में डीएनए कंडेंस होना शुरू हो जाता है। अगर ये कंडेंस होगा, क्या ये एकदम अच्छे से कंडेंस होगा? नहीं, अभी ये एकदम पतला पतला रस्सी की तरह क्रोमोसोम बनाना शुरू किया है, जो कि मुझे अभी दिख रहा है। तो मेरा लेप्टोटीन का हो गया स्वाहा। इसके अलावा वो हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। अब अगला वन इज जाइगोटीन। यहां से आपका पूरा कहानी शुरू। अब बच्चों मुझे बताओ, ये जो मेरा पूरा सेल है, इस सेल में हाउ मेनी क्रोमोसोम? जब सारा डीएनए कंपैक्ट हुआ तो ऐसे 46 धागे का रूल बना, दैट इज 46 क्रोमोसोम बना। अब होता ही है कि जो ये 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम मुझे अभी क्लियरली विजिबल हो जाता है। लेप्टोटीन में वो भी विजिबल हो रहा था, इट स्टार्ट्स टू अपीयर,
लेकिन जाइकोटीन में अब वो मुझे क्लियरली विजिबल हो जाते हैं। अब बच्चों यहाँ पे होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पर है ना, जब ये क्लियरली विजिबल हो जाते हैं तो मेरे पास 46 क्रोमोसोम है ना। चलो इमेजिन करते हैं, ये मेरा एक सेल है, आपको दिख रहा है। अब इस सेल के अंदर क्या मैं कहूँ बच्चों, बहुत सारे हमारे क्रोमोसोम है। एक सेकेंड ना, अब देखो बच्चों, जो मेरा ये एक सेल है, क्या मैं कहूँ इस सेल के अंदर हमारे पास बहुत सारे क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम। होता ही है कि ये 46 क्रोमोसोम में से बहुत सारे क्रोमोसोम है ना अपने भाई बहन को ढूंढते हैं, अपने जोड़ी को ढूंढते हैं। ऐसे क्रोमोसोम जो सेम दिखते हैं, उनका शेप सेम होता है, साइज सेम होता है। अरे बाबा बाबा बाबा, जिनका शेप सेम होता है, जिनका साइज सेम होता है, ऐसे क्रोमोसोम जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है वो आपस में ना जोड़ी बनाते हैं। तो देखो ये मेरा एक क्रोमोसोम है, ये ऊपर का पार्ट है, ये नीचे का पार्ट है। इमेजिन करो, ये मेरा एक क्रोमोसोम है, ये ऊपर का पार्ट है, ये नीचे का पार्ट है। अब पता है क्या हो रहा है, ये क्रोमोसोम है ना, देखते हैं कि अरे भाई हम लोगों का तो साइज सेम है, हमारा तो शेप भी सेम है, तो क्या अपन होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए। होमो का मतलब होता है सेम, भाई भाई वाला क्रोमोसोम, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला क्रोमोसोम। तो देते करीब आते हैं। अब जब ये करीब आता है, क्या मेरे को ये जोड़ी बना रहे हैं, तो जब ये जोड़ी बनाते हैं अपन उसको बोलते हैं पैरिंग। प्यारिंग नहीं, पैरिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, पैरिंग। तो मैं बोलूंगा कि जाइकोटीन में जो हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम था, होमोलोगस मतलब सेम क्रोमोसोम थे जो सेम दिख रहे थे, वो क्रोमोसोम धीरे धीरे पैरिंग करते हैं, करीब आते हैं। इस पैरिंग करने के प्रोसेस को अपन बोलते हैं साइनेप्सिस। क्या बोलते हैं बच्चों, साइनेप्सिस। साइनेप्सिस मतलब पैरिंग करना। तो ये करीब आ गए। अब बच्चा मुझे बताओ, अगर ये करीब आ रहे हैं, अगर ये साइनेप्सिस कर रहे हैं, तो कोई ना कोई करीब लाता होगा ना। तू वहाँ है, तेरी गर्लफ्रेंड वहाँ है, तुम दोनों सेम हो, तो वो करीब आना है। पर क्या तुम एवे करीब आओगे क्या, नहीं, तुमको तुम्हारी गर्लफ्रेंड की जो सहेली है वो करीब रहेगी। अरे हाँ ना, इसका मतलब कोई ना कोई होता है बीच का जो करीब लेके आता है दोनों को। ये देख, वो तेको देख रहे, देखो देख रहे, देखो तो वहां से देखती है, अरे कहाँ देख रहा है, अरे हाँ ना। तो अपन बोलेंगे कि यहाँ पे जो लड़का है, वो जो लड़की है, इनका सेटिंग कौन लगा रहा है, वो उसकी सहेली लगा रही है। तो वैसे यहाँ पे जो क्रोमोसोम है, ये करीब तो आएंगे, पर क्या ये अपने आप करीब आएंगे क्या, नहीं। इनको करीब लाने के लिए ये दो क्रोमोसोम के बीच में बहुत सारा प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन इनको करीब लेके आता है। इस प्रोटीन का नाम है साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है बच्चों, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। और ये जो प्रोटीन है साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, क्या मेरे को ये साइनेप्सिस बना रहा है, पैरिंग कर रहा है। अरे हाँ ना, किसके बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। पक्की बात है, चलो देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर होता क्या है कि ये मेरा एक क्रोमोसोम है, और ऐसे मेरे पास 46 क्रोमोसोम है। ये एक क्रोमोसोम, ये सेकंड क्रोमोसोम, ऐसे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8 हमारे पूरे सेल में यहाँ पड़े हुए रहेंगे। अब होता ही है कि जो देखते क्रोमोसोम कि मैं यहाँ पर हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ पर है, ये बोलती है मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ पर है, तो इन लोगों ने अपना पैरिंग बना दिया कि हाँ भाई हम दोनों सेम करके। तो इनके बीच में जो इनका प्रोटीन है, जो उसकी सहेली है, क्या वो सेटिंग लगवाएगी, तो ये जो प्रोटीन होता है वो सेटिंग लगाता है। इस प्रोटीन का नाम होता है साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। क्या नाम होता है बच्चों, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। तो हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करीब आते हैं बाय साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स विच इज अ प्रोटीन। और उस करीब आने के प्रोसेस को अपन बोलते हैं पैरिंग, प्यार करना, पैरिंग करना। इसके अलावा उस प्रोसेस को अपन हाई-फाई वर्ड में बोलते हैं साइनेप्सिस। तो साइनेप्सिस का मतलब होता है पैरिंग। क्या मतलब होता है, पैरिंग। इसके अलावा बच्चों देखो, ये मेरा क्रोमोसोम था, ये मेरा क्रोमोसोम था। जब ये करीब आए, तो करीब आने के बाद ये अपने आप को है ना पार्ट से टच कर लेते हैं। कुछ पार्ट नजर आया बच्चों, ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम को करीब लाया, पीछे प्रोटीन है, और इसने अपने आप को टच कर लिया। मुझे बताओ, जब ये टच हुए तो कितने एरिया से टच हुए, बोल दो ना, कितने एरिया से टच हुए, दो। और मैंने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि कंबाइन करने वाले कैपेसिटी को अपन बोलते हैं वैलेंसी। क्या बोलते हैं बच्चों, वैलेंसी। और क्योंकि ये दो जगह से कंबाइन हो रहे हैं, अपन इसको बोलते हैं बायवैलेंट क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं बच्चों, बायवैलेंट क्रोमोसोम। कहानी सुनो, लेप्टोटीन कंपैक्शन, डीएनए क्रोमोसोम बन रहा है, क्रोमोसोम को अभी हल्का फुल्का दिख रहा है। अब शुरू होता है हमारा जाइगोटीन, जहाँ पे जो क्रोमोसोम बहुत सारे पड़े हुए, ये अपना जोड़ी बनाते हैं, जोड़ी बना दिया, इसके पीछे प्रोटीन है सेटिंग लगाने वाला, करीब लेके आता है। मैं कहूँगा होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट करे पैरिंग करना विद द हेल्प ऑफ साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स विच इज अ प्रोटीन। जब ये करीब आएंगे क्रोमोसोम, तो उसका सर टच होगा, इसका पैर टच होगा। रिश्ते की बात हो रही है, अरे हाँ या ना, जब ये रिश्ते की बात होती है, कितने जगह से हो रही है, दो जगह से, एक ऊपर से एक नीचे से, दो जगह से कंबाइन हो रहे हैं। कंबाइनिंग कैपेसिटीज नोन एज वैलेंसी। मैं बोलूँगा कि ये बायवैलेंट है। क्या है बच्चों, बायवैलेंट। एक और चीज,
जब ये दो क्रोमोसोम करीब आते हैं, मुझे बताओ ये एक क्रोमोसोम में कितना क्रोमेटिड है? पहला, दूसरा, इसके पास कितना क्रोमेटिड है? पहला, दूसरा। क्योंकि यहां पे दो जगह से कंबाइन हो रहे हैं और इनके पास 4 क्रोमेटिड है, तो अपन इसको बोलते हैं बाइवेलेंट या तो टेट्राड। टेट्रा मतलब 4, तो ये ऐसा फॉर्म करते हैं। तो इसी के साथ मेरा जाइगोटिन का हो गया स्वाहा। एक बार इसको रिवाइज करो। चलो, तो जाइगोटिन में मेरे पास 46 क्रोमोसोम थे सेल के अंदर, और ये 46 के 46 क्रोमोसोम अब ये ना बच्चों विजिबल हो चुके, क्लियरली विजिबल। अगला पॉइंट, जो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस का मतलब होता है सेम, इसका सेम साइज होता है, सेम शेप होता है, जेनेटिक का जो होता है, कहाँ का जीन्स प्रेजेंट है वो सेम लोकेशन पे होते हैं, अपन उसको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये आपस में पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग करना मतलब जोड़ी बनाना। तो देखो जितने करीब आएंगे और जोड़ी बनाते हैं, अपन इस पेयरिंग को बोलते हैं साइनेप्सिस। मैं बोलो कि ये क्रोमोसोम जब साथ में आ रहे हैं, दैट इज साइनेप्सिस कर रहे हैं। तो बट क्लियर हो गया। अब इसको करना है, साइनेप्सिस करने के लिए कोई ना कोई प्रोटीन चाहिए, तो उस प्रोटीन का नाम है साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। सिंपल। इसको डायग्राम में से देखो, दो क्रोमोसोम, ये जो बनाया हूं मैंने वो प्रोटीन है, करीब लेके आया और क्रोमोसोम है ना दो जगह से चिपक गए। जब ये दो जगह से कंबाइन हुए, कंबाइनिंग कैपेसिटी इज वैलेंसी बाइवेलेंट, और यहाँ पे 1 2 3 4 टेट्राड है ना, सॉरी मतलब 4 क्रोमेटिड है ना, तो अपन इसको बोलेंगे टेट्राड फॉर्मेशन। सर मुझे यहाँ पर सवाल क्या पूछेंगे, आपको एक आंसर पूछेंगे। आंसर में कुछ कुछ की पॉइंट्स होते हैं बच्चों। लैप्टोटीन डीएनए कंपैक्शन, जाइकोटीन साइनेप्सिस, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, बाइवेलेंट, टेट्राड फॉर्मेशन। ये 4 पॉइंट आप याद कर लो, खत्म। अब पता है बच्चों कहानी में तो हुआ क्या है, हुआ ये है कि जो क्रोमोसोम है अभी ना आपस में टच हो चुके हैं, और यहाँ पर अपन ने पॉज कर दिया था, जाइकोटीन खत्म। अब बच्चों शुरू करते हैं हमारा पैकेटीन। अब पता है पैकेटीन में क्या होता है? पैकेटीन में जो ये क्रोमोसोम है, जब ये टच थे, अब हल्का फुल्का ही नहीं, हल्का सा आगे चले जाते हैं ऐसा। क्या मेरे को यहाँ पे एक्स बन जाएगा? देखो ये मेरा एक क्रोमोसोम है, जुप जुप जुप, ये मेरा क्रोमोसोम जुप जुप जुप। पहले करीब आए साइनेप्सिस, बीच में कौन है? साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, बाद में टच हुआ बाइवेलेंट, टेट्राड फॉर्मेशन। फिर क्या हुआ? इसने अपने आप को क्रॉस कर दिया, इसने अपने आप को क्रॉस कर दिया। क्या मेरे को यहाँ पे क्रॉसिंग हो गया? अरे हाँ या ना, पक्की बात है। अब जब यहाँ पे क्रॉसिंग होता है, दो क्रोमोसोम ने आपस में अपने आप को पकड़ लिया, लपेट लिया, तो उस टाइम पे बच्चों होता ही है कि ये क्रोमोसोम का जो डीएनए है ये ट्रांसफर कर देता है इस क्रोमोसोम को, और इस क्रोमोसोम का जो डीएनए है ट्रांसफर कर देता है इस क्रोमोसोम को। मतलब इन्होंने अपने डीएनए को एक्सचेंज किया, डीएनए को एक्सचेंज किया, डीएनए को एक्सचेंज किया। तो दो क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम करीब आ गए थे, बायोवेलेंट फॉर्म हो गया था। इसके बाद इन्होंने अपने डीएनए मटेरियल को एक्सचेंज किया, जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज किया, दैट इज डीएनए को एक्सचेंज किया। क्योंकि आपस में क्रॉस बना दिए, तो मैं इस प्रोसेस को बोलता हूँ क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलता है बच्चों? क्रॉसिंग ओवर। और मुझे बताओ, अगर यहाँ पे डीएनए कंबाइन हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, तो क्या यहाँ पर कुछ ना कुछ घोची होगा? घोची होना मतलब वेरिएशन आना, बदलाव आना। तो यहाँ पे इनके बीच में कुछ बदलाव हो जाता है, दैट इज वेरिएशन ऑकर हो जाता है। इस क्रॉसिंग ओवर को अपन बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक मतलब डीएनए, रिकॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना। तो इसका डीएनए इससे कंबाइन हो रहा है, इसका डीएनए इससे कंबाइन हो रहा है। अरे हाँ या ना, इसको अपन बोलते हैं पैकेटिंग, खत्म। चलो इसको रिवाइज करते हैं। तो पैकेटिन है, तो ये दो क्रोमोसोम, सुनो ऐसे ही और जो बचे हुए क्रोमोसोम थे, टोटल 46 क्रोमोसोम थे, तो दोनों ने जोड़ी बना दिया। तो जो बचे हुए 44 होंगे, क्या वो भी जोड़ी बनाएंगे? तो सब लोग जोड़ी बना के सब चीज कर रहे हैं। कहता हूँ पार्ट क्लियर हो गया। अब आगे तो जो तो क्रोमोसोम है उसको मैं बड़ा किया। अब पता है यहाँ पे क्या होता है? इस क्रोमोसोम का पैर बड़ा है, पैर बड़ा है, आपस में उन्होंने लपेटा हुआ है पैरों को। अरे हाँ ना, यहाँ पर होता ही है कि आप देखो, जो ये ब्लैक वाला क्रोमोसोम था, इस क्रोमोसोम ने अपना ब्लैक वाला पार्ट, डीएनए वाला पार्ट को व्हाइट वाले को दे दिया, और जो इसका व्हाइट वाला पार्ट था डीएनए, उसने देखो ब्लैक वाले को दे दिया। तो मैंने हल्का फुल्का शेड में एक्सचेंज किया, इसका मतलब डीएनए एक्सचेंज हुआ है। तो इसका डीएनए इसके पास, इसका डीएनए इसके पास। मैं कहूंगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम का जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, बाबा 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 सर ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है? अरे बताया ना, क्रोमेटिड क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड। जब ये अलग अलग क्रोमोसोम का क्रोमेटिड जुड़ेंगे तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, और क्योंकि यहाँ पे अलग अलग क्रोमोसोम का जुड़ रहा है, तो मैं कहूंगा कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो होता ही है कि होमोलोगस क्रोमोसोम का नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में क्रॉसिंग ओवर करते, क्रॉसिंग ओवर करते, और जब ये क्रॉसिंग ओवर करेंगे तो इसका डीएनए आपस में एक्सचेंज होगा। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, दैट इज डीएनए एक्सचेंज। और जब डीएनए बदलेगा तो कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, तो अपन बोलेंगे कि यहाँ पे वेरिएशन होता है। आपको सवाल पूछेंगे क्रॉसिंग ओवर कौन से फेज में होता है, कौन से स्टेज में होता है? तो पैकेटिन, याद रखना, क्रॉसिंग ओवर पैकेटिन, क्रॉसिंग ओवर पैकेटिन, क्रॉसिंग ओवर पैकेटिन, क्रॉसिंग ओवर पैकेटिन। अगर आपको इसको और अच्छे तरीके से समझना है
तो बच्चों आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि देखो, समझो कि मेरा डीएनए है, अलग अलग डीएनए ना, लेकिन है होमोलोगस क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम पहले करीब आते हैं, आपस में टच होते हैं, उसके बाद इन्होंने अपने टोपी को, अपने डीएनए को देखो एक्सचेंज कर दिया। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? तो अपन इसको बोलेंगे डीएनए एक्सचेंज। क्या ये क्रोमोसोम बदल गया? अरे हाँ है ना, बिल्कुल इसमें बदलाव आया, वेरिएशन हो गया। तो अपन इसको बोलते हैं बच्चों, माय गॉड, अपन इसको बोलते हैं पैकेटिन स्टेज। सिंपल पॉइंट है, जहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम का नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्या होगा? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो वहां पर डीएनए एक्सचेंज होगा और आएगा वेरिएशन। क्या आएगा बच्चों? वेरिएशन। तो लेक्टोटिन का हो गया स्वाहा, पैकेटिन का हो गया स्वाहा, और बीच के जाइगोटिन का भी हो गया स्वाहा। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। सर पर अपन ये कर क्यों रहे? अरे बच्चों मियोसिस है ना, मियोसिस मतलब क्या? स्पर्म ओवम बनेगा। जब ये कंबाइन होंगे तो बच्चे में कुछ बदलाव आना चाहिए, तो इन सब के लिए अपन ये सब चीज़ करते हैं। समझा? पूरा मियोसिस 1 कराने का, प्रोफेस 1 कराने का मेरा मोटिव ही ये था कि हमारा क्रोमोसोम का जो डीएनए है वो एक्सचेंज हो जाए। और क्या वो एक्सचेंज हो चुका है? हाँ हो चुका है। कौन से फेज में एक्सचेंज हुआ? पैकेटिन में हुआ। क्या मेरे को इसका मेन काम हो चुका है? जो ये करीब आए थे, जो करने के लिए वो कर लिया ना, अभी दूर जाएंगे, तो अगले स्टेप में धीरे धीरे ये दूर जाना शुरू करेंगे। तो एक बार अपन को स्टार्टिंग से रिवाइज करते हैं यहाँ से। सर आप कितना बोरिंग हो। अरे बोरिंग नहीं हूँ, तुम्हारे दिमाग में बैठा रहा हूँ। तो 5 स्टेज है, लेप्टोटीन, जाइकोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। अब लेप्टोटीन, तो मेरा जो सेल है, जो न्यूक्लियस है, अंदर डीएनए पड़ा हुआ है, कंडेंस होना शुरू, दैट इज टू फॉर्म क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम बनेगा ये बहुत थिन होगा, थ्रेड की तरह होगा, और ये मुझे हल्का फुल्का अपीयर हो जाएगा, पक्की बात है। अगला वन इज हमारा जाइकोटीन। जाइकोटीन में होता ये है कि जो हमारा क्रोमोसोम बने हैं, ठीक है, 46 क्रोमोसोम, इसमें 2-2 क्रोमोसोम है, जोड़ी बनाने लगते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस का मतलब होता है इसका सेम साइज, सेम शेप, सेम जगह पे जीन्स, ठीक है। करीब आ जाएंगे, जब ये करीब आते हैं, करीब आना, जोड़ी बनाना, अपन इसको बोलते हैं साइनेप्सिस। क्या बोलते हैं? साइनेप्सिस। करीब ला कौन रहा है? सहेली ला रही है, इसका मतलब कोई प्रोटीन ला रहा है, इसका मतलब क्या है? साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स ला रहा है। ये क्रोमोसोम आपस में टच हो गए, टैव टैव टैव। जब ये टच हुए, अपन इसको बोलेंगे कि यहाँ पे 2 जगह से कंबाइन हुआ ना, दैट इज बाइवैलेंट। और क्योंकि एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड है, उसके पास भी 2 है, मिला के 4 हो गए, अपन इसको बोलते हैं टेट्राड फॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, भूलने का नहीं, सिंपल। अब आगे अगला होता है पैकेटिन। तो ये क्रोमोसोम आपस में टच हुए थे, अब ये ना अपने आप को बांध लिए बंधन में, नीचे से भी ऊपर से भी। अभी अपने डीएनए को एक्सचेंज करते हैं, ये अपना डीएनए इसको देता है, अपना डीएनए इसको देता है। क्या मेरे को डीएनए एक्सचेंज हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। मैं बोलूँगा कि यहाँ पर डीएनए एक्सचेंज हो रहा है और वेरिएशन आ रहा है, सिंपल। क्या इन्होंने मेन काम कर दिया? क्या अब इनको साथ में रहने की जरूरत नहीं है? तो अभी दूर जाएंगे अगले स्टेज में, डिप्लोटीन में। अब बच्चे मुझे बताओ, अब इनको दूर जाना है ना, क्रोमोसोम ने अपना काम कर दिया, अब इनको दूर जाना है। देखो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का काम हो गया, अब इनको दूर जाना है ना, ज़्यादा फिर ना मगजमारी करने का काम हो गया, निकल जाओ। अब देखो जो ये क्रोमोसोम है, अब क्रोमोसोम के बीच में जो इनका साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स था, प्रोटीन था, जिन्होंने करीब लाया था, अब वो प्रोटीन धीरे धीरे गायब होने लगेगा। सर गायब क्यों हो रहा है? अरे गायब इसीलिए हो रहा है ताकि अभी दूर चले जाए। जब ये था तो करीब आ रहते हैं, अब जब गायब हो जाएगा, दूर चले जाएंगे ना, तो धीरे धीरे डिप्लोटीन के स्टेज में जो हमारा साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है, उसका डिसोल्यूशन शुरू हो जाता है। डिसोल्यूशन शुरू होने का अपन बोलते हैं इनिशिएशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। डिसोल्यूशन मतलब गायब हो जाना, समझ लो, ठीक है। इसके अलावा जो होता ही है, अब जो मुझे बताओ, क्रोमोसोम चिपके हुए थे, ठीक है, डीएनए एक्सचेंज हो चुका है, जब ये प्रोटीन गायब होगा, क्या ये धीरे धीरे दूर जाने लगेंगे? तो हल्का फुल्का ये धीरे धीरे दूर जाते हैं। लेकिन जब ये दूर जाते हैं तो बच्चों ये पूरी तरीके से दूर जाने वाले नहीं है। इनका एक पार्ट खुल चुका है, लेकिन एक पार्ट में अभी भी एक्स बना हुआ है, एक्स बना हुआ है, एक पार्ट से अभी भी चिपके हुए। क्या यहाँ पर एक्स बना हुआ है ना, अपने इस एक्स शेप को अपन बोलते हैं कायस्मेटा। क्या बोलते हैं बच्चों? कायस्मेटा। क्या बोलते हैं? कायस्मेटा। क्या बोलते हैं? कायस्मेटा। तो हो यहाँ पर ये रहा है कि सबसे पहले जो प्रोटीन पकड़ के रखा था उसको गायब करना है, तो साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का हो जाता है डिसोल्यूशन, मतलब गायब। इसके अलावा यहाँ पर जो क्रॉसिंग ओवर वाला क्रोमोसोम था, क्रॉसिंग ओवर, ये क्रॉसिंग ओवर जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये सेपरेट हो जाते हैं, छुट्टा हो जाते हैं, खुल जाते हैं, ब्रेकअप, तलाक तलाक तलाक। लेकिन एक जगह से अभी भी पकड़ के रखे, नहीं यार अपन थोड़ा सॉल्व कर सकते प्रॉब्लम्स को, चलेगा। तो अपन बोलेंगे कि यहाँ पे अभी भी एक जगह से वो जुड़े हुए, और जहाँ पे वो एक जगह से जुड़े हुए, किससे जुड़े हुए? वो अपने एक्स से जुड़े हुए। किससे जुड़े हुए? अपने
एक्स से जुड़े हुए हो, इनके बीच में तलाक हो चुका है पर ये अभी भी अपने एक्स से जुड़े हुए हैं, तो इस एक्स को हम बोलते हैं कायस मेटा। क्या बोलते हैं बच्चों? कायस मेटा। तो ये कहानी है हमारा डिप्लो टीम का। क्या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करके पूरा समझ में आ रहा है? अब लास्ट वन इज डायकाइनेसिस। तो डायकाइनेसिस में होता ही है कि जो ये क्रोमोसोम थे आपस में, अब इनको दूर जाना है ना, तो ये एक पार्ट से दूर जा चुका है पर अभी भी एक जगह पे कायस मेटा है, एक्स है। तो अगले स्टेप में जो ये कायस मेटा है वो भी खत्म हो जाएगा, उसका भी डी एंडिंग, एक्स का गेम बच गया। तो मैं उसको बोलता हूँ टर्मिनलाइजेशन ऑफ एक्स शेप कायस मेटा। तो यहाँ पर हमारा कायस मेटा भी खुल जाएगा और हमारे क्रोमोसोम का छुट्टा हो जाएगा, छुट्टा छेड़ा, दैट इज तलाक तलाक तलाक। सिंपल पॉइंट हो गया। तो इसी के साथ जो हमारे क्रोमोसोम थे, पहले डीएनए बने हुए थे, डीएनए क्रोमोसोम बने, क्रोमोसोम करीब आए, टच हुए, डीएनए को एक्सचेंज किया, फिर गायब हो गया प्रोटीन, दूर चले गए, एक्स बना था कायस मेटा, अभी अभी दूर चला गया। जब भी दूर जाएंगे क्या मैं कहूँ क्रोमोसोम ने अपना काम कर चुका है। तो वेल बच्चों, क्रोमोसोम ने अपना काम कर चुका है। उसके बाद चूंकि ये पूरा प्रोफेस है मेरा, तो प्रोफेस में तो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह भी गायब होता है ना, तो ये बैकग्राउंड में हो रहा है। तो मैं एंडिंग में लिख दूँ कि यहाँ पे होते होते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस डिसअपियर हो चुके हैं। इसके अलावा सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट करके अपने ऑपोजिट पोल पे जा चुका है। क्या सिंपल लेक्चर था बच्चों। मैंने ट्राई किया हो बहुत बेसिक से, इनोवेशन से, बहुत सिंपल आइडिया से, बहुत सिंपल वर्डिंग से आपको मैं ये टॉपिक खत्म कर दूँ। अगर आप डाइजेस्ट पढ़ोगे या तो आप कोई भी अगर नोट्स पढ़ोगे, रेफरेंस बुक वगैरह, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपने कौन से आंसर को कैसे कवर कर लिया। देखो इसके अलावा ना बच्चों को अक्सर डाउट रहता है कि सर यहाँ पे सेल डिवाइड कैसे हो रहा है, मुझे वो बताओ। जो चीज़ मुझे पढ़ना ही नहीं है, जो चीज़ मेरे सिलेबस में है ही नहीं, बच्चों वहाँ पे जाके कुछ मतलब नहीं है। बताने के बाद अपन कर सकते हैं लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं है। तो जो आपने यहाँ पे लिखा है, जो मुझे एग्जाम में पूछने वाला है, जो बोर्ड से मुझे 3 से 4 मार्क्स देने वाला है, उसी पे फोकस करो। इसके अलावा क्यों यहाँ वहाँ जाना है? आप बोर्ड खत्म कर दो, 11वीं में आ जाओ, बायोलॉजी ले लेना, मैं ही बता दूंगा कि आगे क्या होता है क्या नहीं होता करके, ठीक है। तो फिलहाल 10th में अपन है तो अपन उतना ही लेवल को पकड़ के चलेंगे जितने में हमको मार्क्स मिल जावे, हम सेटिस्फाई हो जाए। सिंपल पॉइंट है बच्चों। अब देखो मैं वन शॉट में पूरा लेक्चर यहाँ से लेके यहाँ तक स्वाहा कर देता हूँ। तो मियोसिस 2 होते हैं, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 2 इज इक्वल्स टू माइटोसिस। मियोसिस 1 में 4 फेजेस, प्रोफेस 1, मेटाफेस 1, एनाफेस 1, टीलोफेस 1। प्रोफेस 1 का 5 स्टेज, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। अब लेप्टोटीन, तो क्योंकि ये प्रोफेस 1 है मतलब यहाँ पे सेल डिवीजन होना शुरू हो रहा है। तो हमारा जो सेल है, सेल के अंदर डीएनए है, डीएनए कंपैक्ट होगा। कंपैक्ट होना मतलब कंडेंसेशन होना, तो डीएनए कंडेंसेशन हो गया। अब यहाँ पे हल्का फुल्का क्रोमोसोम वगैरह बन रहे हैं। फिर आता है जाइगोटीन। जाइगोटीन में जो 2 हमारे क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम, जोड़ी वाले क्रोमोसोम, ऐसे बहुत सारे होंगे और वो सब करीब आने लगेंगे। इस करीब आने के प्रोसेस को अपन बोलते हैं पेयरिंग, दैट इज साइनेप्सिस। साइनेप्सिस मतलब करीब आना। इसके अलावा करीब कोई लाता होगा ना, अपन उसको बोलेंगे साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, जो कि एक तरह का प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन करीब लाता है। अब जब ये करीब आएंगे तो क्या मैं कहूँ ये टच होंगे आपस में। जब ये टच होंगे, कितने जगह से टच हुए? 2 जगह से कंबाइन होना, इस कंबाइनिंग कैपेसिटी, वैलेंसी। तो अपन बोलेंगे कि हाँ भैया वैलेंसी, दैट इज बायवैलेंट फॉर्म कर रहे हैं। और क्योंकि एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड, इसके पास 2 क्रोमेटिड, जब ये जुड़ेंगे क्या मैं कहूँ एक साथ 4 क्रोमेटिड बन गया, दैट इज टेट्राड फॉर्मेशन। जाइगोटीन खत्म। अगला वन इज पैकेटीन। अब जब ये क्रोमोसोम करीब आए थे तो ये अपने आप को लपेट लेते हैं। लपेटने के बाद ये अपने डीएनए को एक्सचेंज करते हैं। क्या मैं इसको बोलूँ, ये अपना टोपी को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो अपने डीएनए को एक्सचेंज करते हैं। क्रॉस करना, दैट इज क्रॉसिंग ओवर, कहाँ पे होता है? पैकेटीन में होता है। क्यों किया? ताकि अपने डीएनए को एक्सचेंज कर सके, दैट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। सर जब ये डीएनए को एक्सचेंज करें तो क्या होगा? वेरिएशन होगा, बदलाव आएगा। अरे हाँ ना, खत्म। अगला वन इज डिप्लोटिंग। सर इसमें क्या होगा? अब एक क्रोमोसोम ने अपना काम कर चुका है, तब इनको ब्रेकअप करना पड़ेगा। अब ब्रेकअप करने के लिए करीब आए क्यों थे? सहेली थी, तो अब ये सहेली ही आग लगाएगी। तो धीरे धीरे जो सहेली है, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, जो पकड़ के रखा था, गायब हो जाता है। अब ये गायब हो गया तो जो हमारा क्रोमोसोम है धीरे धीरे खुल जाएगा। तो हमारा क्रोमोसोम गायब होता है, मतलब खुल जाता है, सॉरी। अपन बोलते हैं कि साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन हो गया, इनिशिएशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, गायब हो गया। पर वो अभी भी एक जगह से ना जुड़े हुए हैं, वो है उनका एक्स, अभी भी वो एक्स से जुड़े हुए हैं। तो ये जो एक्स है अपन उसको बोलते हैं कायस मेटा। क्या बोलते हैं बच्चों? कायस मेटा। अगला स्टेप दैट इज डायकाइनेसिस। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारा कायस मेटा था वो भी खुल जाएगा। तो क्रोमोसोम जो अभी एक जगह से जुड़े हुए थे एक्स से, वो भी खुल जाएगा। तो ये क्रोमोसोम अलग अलग हो चुके हैं। और जो ये क्रोमोसोम है, क्या इन्होंने अपना डीएनए एक्सचेंज किया था? तो मैं बोलूँगा कि क्रोमोसोम वेरिएशन वाले हैं। और मैं बोलूँगा कि हमें डायकाइनेसिस खत्म हो गया। और क्योंकि पूरा प्रोसेस का स्टार्टिंग से एंड था,
तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, इसके अलावा सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट होकर अपोजिट पोल में जाएगा, बाकी सारी चीज़ होंगे बैकग्राउंड में। टॉपिक समझ में आया बच्चों? बहुत सिंपल टॉपिक था, ठीक है। तो ये था हमारा मियोसिस वन। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। मैं बहुत सीरियस हूँ अभी, क्योंकि आपका बोर्ड्स करीब आने वाला है और आपको ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपने वो लेक्चर माइटोसिस का नहीं देखा है तो पहले वो देखो, क्योंकि उसके बाद मेटाफेस वगैरह आपको मन में आ जाएगा, जैसे मेरे मन में आ रहा है। आप सेल के अंदर बैठ के सब कुछ इमेजिन करने लगोगे, समझ रहे बच्चों? तो बायोलॉजी पढ़ते रहो, मन लगा के पढ़ाई करते रहो, और जैसे बायोलॉजी से मुझे प्रेम है वैसे ही आपको भी प्रेम, आप भी करवा दो। आपको तो प्रेम हो ही जाएगा, पढ़ा कौन रहा है मैं पढ़ा रहा, ठीक है। तो बच्चों इसको आप देखो, नोट्स बनाओ, तरह तरह का कलर का इस्तेमाल करो, डायग्राम प्रॉपर रखो, क्योंकि आपका 1 नोट्स 1 बोर्ड्स, ठीक है, आपके काम में आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ अपन लेक्चर खत्म करते हैं। अगर आपने लेक्चर पूरा देखा है स्टार्टिंग से एंड तक, और अगर आपको ऐसा लगा कि हाँ मैंने कुछ तगड़ा चीज़ सीख लिया, वो भी बहुत सिंपल तरीके से, जिसके लिए मैं यहाँ वहाँ भाग रहा था, तो फटाक से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर भी कर दो। अगर कुछ डाउट रहेगा या फिर कुछ और नया लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट कर दो, ठीक है। तो आज का लेक्चर बंद करते हैं अपन, फिर अपन मिलेंगे कोई और नए लेक्चर में, ठीक है। बाय बाय।